मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि इंसान से खतरनाक दिमाग इस दुनिया में कोई और चीज है ही नहीं। अब तक कितने ही तरीके आपने सुने होंगे कत्ल करने के, अलग अलग तरीके, अलग अलग साजिशें, अलग अलग वजह, अलग अलग लाशों को ठिकाने लगाने के तरीके। हाल फिलहाल में तो वो चाहे नीला ड्रम हो, संदूक हो, बैग हो, बेड बॉक्स हो, फ्रिज हो, कुकर हो, कहाँ कहाँ से लाशें उगली और कैसे कैसे किस किस तरीके से कत्ल हुआ। अभी कुछ वक्त पहले ऐसे ही दो चीज़ें आई थी, दो कहानियाँ, एक अजमेर से, एक शामली से। एक पति पत्नी जा रहे थे, लुटेरों ने हमला कर दिया, पति घायल, पत्नी को अस्पताल ले गया, खुद भी घायल है, और उसके बाद पत्नी की मौत हो गई। जब पुलिस ने तफ्तीश की तो घायल पति ही सलाखों के पीछे, क्योंकि साजिश उसकी ये थी कि पत्नी को ऐसे मारें कि वो भी घायल हो और पुलिस को शक न हो। शामली में एक पत्नी ने अपने पति का कत्ल करवाया और पति की लाश के पास बैठकर फूट फूट कर रो रही है। लेकिन इसी दौरान में जब पुलिस के हाथ पत्नी का मोबाइल लगा तो एक ऐसा राज उगला कि बाद में पत्नी सचमुच का रोने लगी, क्योंकि जेल पहुंच गई थी। तो साजिश, कहानियां, तरीके अलग अलग है। इंसानी दिमाग बेहद खतरनाक, हमेशा नई नई चीज़ें सोचता रहता है। मुझे लगता है कि कत्ल के सैकड़ों हज़ारों तरीके तो हुए होंगे, जिनके तरीके से या जिसके ज़रिए इस देश में बहुत सारे कत्ल हुए, दुनिया में भी हुए। लेकिन मुझे लगता है कि आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, आज का जो कत्ल का तरीका कातिल ने इस्तेमाल किया, ये सबसे अजीबोगरीब है और शायद इससे पहले इसकी कोई दूसरी मिसाल, इसका कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं मिला। कम से कम मेरी अपनी क्राइम रिपोर्टिंग के करियर में कभी मैंने नहीं सुना कि किसी का कत्ल इस तरीके से भी किया गया है। चाकू, तलवार, पॉइजन, डुबोकर, जलाकर, लटकाकर, गाड़ियों के नीचे डालकर, कई तरीके से कत्ल हुए। यहाँ तक कि बम से भी उड़ाकर, पार्सल बम के भी जरिए। लेकिन सोच से परे की चीज़ है कि एक शख्स इस कत्ल को करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल करता है, पता नहीं उसके दिमाग में आया कहाँ से। ये कहानी है मैसूरू की, बड़ी खूबसूरत जगह है, कई बार मुझे जाने का मौका मिला। इसी मैसूरू से 55 किलोमीटर दूर एक जगह है बायलूर। उसी बायलूर में एक लॉज है जिसका नाम है SJRS। इसी लॉज में 23 अगस्त को, यानी 23 अगस्त को, दो लोग चेक इन करने के लिए आते हैं। रजिस्टर पर दोनों लिखाते हैं कि वो पति पत्नी हैं। पति का नाम था सिद्धेराजू, उम्र 24 साल, और पत्नी का नाम दर्शिता, उम्र 22 साल। हस्बैंड वाइफ लिखाकर उन्होंने अपना ID कार्ड दिया और फिर लॉज में चेक इन कर लेते हैं। चेक इन करने के करीब घंटे भर बाद सिद्धेराजू कमरे से बाहर निकलता है और जो लॉज का स्टाफ बैठा था उससे पूछता है कि हमें खाना खाना है, या आसपास में कोई अच्छा रेस्तरां, ढाबा जहाँ से खाना ला सकूँ। क्योंकि एक लॉज था, यहाँ खाने पीने का इंतज़ाम था नहीं रेस्टोरेंट या होटल की तरह, तो बताता है कि थोड़ी दूरी पर एक रेस्तरां है, वहाँ तुम्हें खाना मिल जाएगा। सिद्धेराजू अपनी पत्नी को छोड़कर दर्शिता को लॉज में खाना लेने चला जाता है। खाना लेने के बाद दोपहर लगभग 2:45 बजे वो वापस लॉज में लौटता है। करीब 12 बजे इन्होंने चेक इन किया था, अब 2.25 घंटे हो चुके थे। खाना लेने में वो करीब 2 बजे गया था, 45 मिनट के बाद लौट आया। रूम नंबर 116 था उस लॉज का। लौटने के बाद ये अपने रूम नंबर 116 की तरफ चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वापस लॉज पे काउंटर पे लौटता है और काउंटर स्टाफ से कहता है कि कमरे का दरवाज़ा नहीं खुल रहा है और मैंने बेल बजाई, अंदर से मेरी बीवी, वो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, तो आपके पास मास्टर की होगी, आप दरवाज़ा खोल दीजिए। रिसेप्शन पर बैठे हुए शख्स को मालूम था कि इसने अभी 2 घंटे पहले तो चेक इन किया, वो जानता था। उसने कहा चली। अब वो मास्टर की लेकर रूम नंबर 116 पर पहुंचता है, दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही दरवाजे को धक्का देता है, सामने बेड पर जैसे ही उस स्टाफ की नज़र पड़ती है और साथ में सिद्धेराजा की दोनों की चीखें निकल जाती हैं। घबराया सिद्धेराजा अंदर जाता है, उसके पीछे पीछे वो लॉज का स्टाफ। लाश को देखकर वो बुरी तरह घबरा जाता है, उल्टे पैर वापस निकलता है। असल में लाश की हालत ही ऐसी थी। लाश बेड पर थी, फर्श पर चारों तरफ खून, बेड पर भी खून, दीवारों पर खून के निशान। पास में मोबाइल रखा हुआ था, फर्श पर कुछ तार पड़े हुए थे और कुछ छड़ी जैसी थी
स्टील के रॉड जैसी, छोटी पतली सी। जो सबसे अजीब चीज़ थी जिसकी वजह से उस लॉज का स्टाफ घबराया और डर कर उल्टे पैर भागा था, वो ये कि जिस लड़की की लाश पड़ी थी उसके बाकी जिस्म के तमाम हिस्से तो सही सलामत थे, लेकिन उसके चेहरे के ऊपर एक खालीपन था, चेहरा गायब था। ऐसा लगता था कि जैसे चेहरे के ऊपर कोई बम फोड़ा गया हो। सिर्फ चेहरा गायब, बाकी पूरा जिस्म सही सलामत, थोड़ी बहुत गर्दन पर चोटें। अब स्टाफ भाग कर जाता है, बाकी के स्टाफ आते हैं। इधर सिद्धे राजा रो रो कर बुरा हाल। वो फौरन अपनी पत्नी को उठाकर नज़दीक के अस्पताल ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करता है, जो लॉज है उसका मैनेजर आ जाता है। वो सारी चीज़ें देखता है, वो समझ जाता है कि ये मामला क्राइम का है, ये मामला मर्डर का है, या हो सकता है कोई हादसा भी हो। तो कहता है आप मत ले जाओ, पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस ले जाएगी एम्बुलेंस के साथ। सिद्धे राजा कहता है कि नहीं, मुझे पता है, ये अक्सर मोबाइल को चार्जिंग पर लगाकर बात करती है, और आपने सुना होगा बहुत सारे मोबाइल फट जाते हैं, तो शायद मोबाइल भी वहीं पड़ा हुआ था। उसने कहा मोबाइल फटा होगा, और मोबाइल एक फटा हुआ पड़ा हुआ भी था। तो कहता है कि अस्पताल ले चलते हैं, शायद कुछ उम्मीद हो, लेकिन देख कर तो कुछ अंदाज़ा था नहीं। लॉज वाले को ये बात समझ भी नहीं आती, और वो कहता है कि नहीं, आप पुलिस का वेट कीजिए। बार बार जिद करता है सिद्ध राजा, लेकिन लॉज के लोग उसे जाने नहीं देते, वहीं रोकते हैं, पुलिस को कॉल करते हैं। अब पुलिस मौके पर, जब पुलिस कमरे में दाखिल होती है, लाश की हालत देखकर उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी लाश उन्होंने इससे पहले देखी ही नहीं, जिसका सिर्फ चेहरा गायब है, एक तरह से खालीपन है। चेहरे का ऊपरी हिस्सा सामने का पूरा गायब है। दीवारों पर, फर्श पर, बेड पर हर तरफ खून के छींटे हैं, शायद चेहरे के कई टुकड़े हैं जो बिखर कर उड़े। पुलिस ने भी ऐसी लाश देखी नहीं है, पुलिस को कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि मामला क्या है, लेकिन सिद्धे राजा रो रो कर कह रहा है कि हम पति पत्नी हैं, इसका नाम दर्शिता है, मेरा सिद्धे राजा है, और हम लोग एक बेद्दादूरा गांव है, वहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर, वहाँ से आए हैं। उसने कहा कि हमें यहाँ एक मंदिर में दर्शन करना था, इस वजह से आए। खैर पुलिस उसकी बात सुनती है, बॉडी को उठाकर अस्पताल ले जाया जाता है। इतनी देर में फॉरेंसिक टीम को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। फॉरेंसिक की टीम अब कमरे में है। फॉरेंसिक टीम आती है, सारी चीज़ें देखती है। सिद्ध राजा से फिर से बयान लिया जाता है। वो फिर से कहता है कि मेरी वाइफ अक्सर मोबाइल चार्जिंग के दौरान रख कर भी फ़ोन पे बात करती थी, मोबाइल गर्म हो जाता था, हीट, और हो सकता है उससे ब्लास्ट हुआ हो। और चूँकि चेहरे के करीब होता है मोबाइल कान के, तो ऐसे मोबाइल फटने के कई इंसिडेंट हुए जिसमें चेहरे को ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा। पुलिस ने भी इस बात को रूल आउट नहीं किया। शुरू में फॉरेंसिक टीम को भी लगा, लेकिन तभी फॉरेंसिक टीम की नज़र कमरे में रखी कुछ अजीब व गरीब चीज़ों पर पड़ती है। बिजली का तार जो करीब 2 मीटर का उस कमरे में पड़ा हुआ है। कुछ उन्होंने देखा कि एक छड़ी जैसी पड़ी हुई है। जिलेटिन एक शब्द है जो विस्फोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके कुछ अंश वहाँ पड़े थे। फॉरेंसिक टीम को लगा कि इन चीज़ों का क्या मतलब, जिससे ब्लास्ट हो सकता है, लेकिन अभी तक वो इसी ऊहापोह में कि अगर धमाके से या ब्लास्ट से मौत हुई है तो फिर जिस्म के बाकी हिस्सों पर कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचा, सिर्फ चेहरे पर कैसे? ये बात उनके गले नहीं उतर रही। अच्छा, जब उन्होंने लाश देखा तो हाथ पैर सब खुले हुए सलामत थे, लेकिन तभी उसी फॉरेंसिक टीम में एक शख्स थे जिन्हें किसी विदेश की एक किस्सा याद आया। एक शब्द, माउथ ब्लास्ट, यानी मुंह में धमाका करना। अब किसी होशो हवास शख्स के मुंह में बम डालकर आप धमाका नहीं कर सकते, वो विरोध करेगा। तो यहाँ ये कैसे मुमकिन है? खैर पूछताछ जारी थी। ये जो सामान मिले जिलेटिन की छड़ियाँ टाइप जैसी, हालांकि भी फॉरेंसिक रिपोर्ट आनी बाकी है, तब पता चलेगा एक्चुअल में वो एक्सप्लोसिव या विस्फोटक क्या है। लेकिन तफ्तीश हुई उसके बाद अब सीधे सीधे शक के घेरे में सिद्धू राजा यानी पति, क्योंकि कमरे में कोई और था नहीं। अच्छा, वो जब कमरे से बाहर गया था खाना लेने के लिए, तो उसने दरवाजे को खींच के बंद किया था, और जो अमूमन होटल में या इस जगह पर दरवाजे होते हैं, वो अगर आप एक बार बाहर से लॉक कर दें, मतलब दरवाज़ा बंद कर दें, तो अंदर से लॉक हो जाता है। फिर या तो चाबी से खुल सकता है या अंदर वाला खोल सकता है। तो इसीलिए वो दरवाज़ा लॉक था और मास्टर की से खुला, तो वो सब कुछ ठीक था।
लेकिन उसकी बात गले नहीं उतर रही थी कि ये मोबाइल के फटने से हुआ हो। अब फॉरेंसिक की टीम बारीकी से एक एक चीज़ को ध्यान से देख रही है। उन्होंने कुछ देखने के बाद पुलिस से बात की। अब पुलिस ने तमीज़ से सिद्धे राजा से पूछताछ की। जब सिद्धे राजा से पूछताछ की तो फिर आखिरकार सिद्धे राजा ने कहानी सुनाई। उसने बताया कि असल में दर्शिता उसकी पत्नी नहीं है, उन दोनों ने कभी शादी नहीं की। दर्शिता पहले से ही शादीशुदा है। उसकी शादी केरल के एक नौजवान से हुई और उसका एक बच्चा भी है। लेकिन दर्शिता की शादी से पहले से ही वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे। लेकिन दर्शिता के घर वालों ने उसके साथ उसकी शादी की नहीं, क्योंकि दोनों का अफेयर शादी से बहुत पहले से था। शादी होने के बाद वो केरल चली गई। कुछ वक्त पहले वो वापस मायके लौटी थी, मैसूर से 55 किलोमीटर दूर जो गांव है बायलूर। तो उसने कहा जब वो आई तो फिर उससे मिले। उसने कहा कि देखो, लंबा इंतज़ार हो गया, तुम अपने पति को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। चूँकि इनका अफेयर कई बरस रहा था, लेकिन बार बार दर्शिता यही कहती थी कि नहीं, अब तुम हमें भूल जाओ, मेरी शादी हो चुकी है, एक बच्चा भी है। लेकिन सिद्धे राजा उसे मनाने की कोशिश करता रहा। 23 अगस्त को उसने एक आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। उसने कहा कि चलो एक मंदिर में दर्शन करने के लिए चलते हैं। वो उसको लेकर निकलता है। वो झूठ बोलकर घर से निकलती है कि मुझे किसी सहेली के यहाँ जाना है। उसके बाद वो पूरे रास्ते उससे बात करता है और उसे समझाता है कि तुम शादी कर लो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। लेकिन दर्शिता तैयार नहीं होती। सिद्धे राजा को मालूम था कि ये शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी, लेकिन वो एक चांस ले रहा था, वरना उसके पास एक प्लान बी था। उसने कहा अगर ये तैयार हो गई तो ठीक, वरना फिर प्लान बी पे अमल करेंगे। उसने एक बॉम्ब बनाया, एक ऐसा बॉम्ब जिसको मुंह पर रखकर या मुंह के अंदर डालकर और उसको मोबाइल से कनेक्ट करें और डिटोनेट करें और वो फट जाए। लेकिन वो बम इतना बड़ा हो कि बहुत ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे। उसे पता था कि अगर मुंह के अंदर बॉम्ब रखेंगे तो वैसे ही जान चली जाएगी, लेकिन धमाके की आवाज़ भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसने ये बम तैयार किया। आखिरी वक्त तक दर्शिता को समझाता रहा। दर्शिता अपनी जिद पर अड़ी रही। इसके बाद वो उसको इसी लॉज में लेकर जाता है। वहाँ जाने के बाद फिर समझाता है। दर्शिता फिर नहीं मानती। करीब घंटा भर हुआ होगा इन दोनों को लॉज में कमरे में अकेले रहते हुए, रूम नंबर 116। जब सिद्धे राजा को अब यकीन हो जाता है कि दर्शिता उससे शादी नहीं करेगी, तब वो प्लान बी को अमल में लाता है। वो सबसे पहले दर्शिता के हाथ बांधता है, फिर दोनों पैर बांधता है, फिर उसे बिस्तर पर बेबस कर लिटा देता है। इसके बाद उसके मुंह में वही जो बॉम्ब उसने बनाया वो डालता है और उसको उसने मोबाइल से डिटोनेट कर रखा था, और फिर दूर बाथरूम की तरफ जाता है और वो ब्लास्ट करता है। उसे पता था वो कुछ ख़ास केमिकल और इन सारी जानकारी के ऊपर काम कर चुका था। उसे मालूम था कि आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होगी। उसने लॉज में टीवी भी ऑन कर रखा था, सारी खिड़कियां दरवाजे बंद थे। जब वो ब्लास्ट हो जाता है तब वो बाहर निकलता है, बेड के करीब जाता है। चूँकि मुंह में बॉम्ब था इसलिए दर्शिता का पूरा चेहरा उड़ चुका था, सांसें थम चुकी थी, पर कमरे में धुआं था। फिर उसने खिड़की खोली, धुआं बाहर निकला। इसके बाद बड़ी खामोशी से वो बाहर निकलता। उसे पता है दरवाज़ा बाहर से लॉक हो जाता है। बाहर निकलने के बाद वो रिसेप्शन पे जाता है। लॉज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, कुछ ही लोग होते हैं। वहाँ जाकर वो पूछता है कि हमें खाना खाना है, आसपास में कोई रेस्टोरेंट। वो बताता है और फिर वो खाना लेने चला जाता है। खाना लेकर आता है। उसे पता है कि वो एक कत्ल करके आया, लेकिन वो उसके लिए भी खाना लेकर आया, क्योंकि ये सारा उसको प्लान दिखाना था। खाना लेने के बाद आता, उसे मालूम है दरवाज़ा खुलेगा नहीं, क्योंकि उसने बाहर से खींच के बंद कर रखा है। फिर वो मास्टर की लेकर इसलिए चलता है क्योंकि मास्टर की उसके हाथ में नहीं देना था। स्टाफ साथ जाएगा तो वो स्टाफ उसका एक विटनेस बन जाएगा कि हाँ, मैंने इसके सामने दरवाज़ा खोला और अंदर गए तो लाश पड़ी थी, और ये बाहर हमारे सामने आया था खाना पूछने के लिए रेस्टोरेंट में, तो वो भी उस बात का गवाह था।
ताकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीज़ें उसकी मदद कर सकें। उसने यही किया, लेकिन बिजली के तार शायद बॉम्ब बनाने, डेटोनेट करने के लिए जो भी यूज़ हुआ, और उसकी मोबाइल की थ्योरी और कहानी वो गले नहीं उतर रही थी। मौके से जो कुछ भी मिला है उसे फॉरेंसिक टीम ने लैब में भेज दिया। ये जांच की जा रही है कि आखिर ये किस तरह का एक्सप्लोसिव या विस्फोटक था, इसे कैसे बनाया गया और इसको कैसे यूज़ किया गया, कैसे डेटोनेट किया गया, मतलब कैसे इसमें धमाका किया गया। ये सारी चीज़ें फॉरेंसिक की जब रिपोर्ट आ जाएंगी या सिद्धे राजा अपना पूरा मुंह खोल चुका होगा तो ये पता चलेगा, क्योंकि ये 23 अगस्त की बात है और आज 26 है, तो हो सकता है अगले कल तक की कहानी पूरी डिटेल आ जाए कि आखिर ये बम का माजरा क्या, उसने कैसे बनाया, और ये माउथ बम का कंसेप्ट या आइडिया उसके दिमाग में आया कहाँ से, क्योंकि इस तरह का तरीका इससे पहले देश में किसी कत्ल के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। दर्शिता के घर वालों को जब इसकी जानकारी दी गई तो उन्होंने कहा कि हमें कभी पता ही नहीं था कि इन दोनों के बीच में अफेयर है, और हमें तो वो ये कहकर निकली थी कि किसी सहेली के यहाँ जाना है, और हमें ये मालूम नहीं था कि ये दोनों इस लॉज में हैं। फिलहाल सिद्धे राजा पुलिस कस्टडी में है, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और फॉरेंसिक टीम इस जुगत में लगी हुई है कि इस माउथ बम की जो मिस्ट्री है, हकीकत है, ये क्या है, इसकी सच्चाई सामने लाए। जो भी इसमें अपडेट होगा, फॉलोअप होगा और ये सारी जानकारी सामने आएगी इस रहस्यमयी बम की, तो आप तक ज़रूर पेश करूँगा। फिलहाल मुझे भी इंतज़ार है कि आखिर ये बम किस तरह का था, ये आइडिया इसको कहाँ से मिला, फिर इसने इस तरह से सटीक बम कैसे बनाया, बम बनाने में इस बात का ख्याल कैसे रखा कि इसकी आवाज़ या गूंज कितनी होगी, कितनी दूर तक जाएगी, और ये सारी प्लानिंग, क्योंकि कत्ले के 1000 तरीके थे, बट ये शायद इस देश में पहला है जिसमें माउथ बम के ज़रिए किसी को मारा गया। तो जो भी अपडेट जानकारी आएगी आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। तो फिलहाल इसी के साथ आज की कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज शैलेट विएगस, इनका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे शैलेट एंड गॉड ब्लेस यू, हमेशा आप अच्छी रहो, खुश रहो। और मैथ्यू विएगस साहब ने भेजा है, मैथ्यू साहब की डॉटर हैं शैलेट। इसके अलावा दीपिका मैदा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे दीपिका। और ये भेजा है भेमचंद मैदा जी ने, उनकी बेटियां हैं दीपिका। साथ ही पूजा पंचोली, इनका भी आज वाइफ, हैप्पी बर्थडे पूजा जी। और ये राहुल नोजिया साहब की वाइफ है। साथ ही बिलाल, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे बिलाल, भेजा अदनान ने है। इसके अलावा कृष्ण डांगी, इनका भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे कृष्ण। और ये सुनील डांगी जी के बेटे हैं कृष्ण। अनिकेत कुमार, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अनिकेत। और ये भेजा अमन कुमार ने, अमन कुमार के भाई हैं। इसके अलावा शैफाली मित्तल, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे शैफाली। और ये भेजा है गुंजन मित्तल ने। साथ ही थैंक यू सो मच संध्या पटेल खान एंड शमशाद, आप दोनों का। इनकी कहानी ये है कि कल मैं ऑफिस से घर जा रहा था और अचानक घर के पास एक लेडी दौड़ती हुई एक छोटी सी बच्ची को गोद में लेकर चली आ रही थी। पहले तो विनोद शिकारपुरी ने देखा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मुझे लगा किसी और की तरफ जा रही हैं, लेकिन फिर वो अचानक आई और जैसे ही उन्होंने शीशे की तरफ देखा, रुकी, तो मैं उतरा। पहले तो मैं समझ नहीं पाया, फिर पता चला कि वो कहानियाँ सुनती हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन फ़ैन है। खैर फिर मिला, बातचीत हुई, संध्या से भी, शमशाद से भी। शमशाद का नाम बदल कर अब संध्या ने शम्स रख दिया। खैर, और इन्होंने बड़ी अच्छी लॉजिक बताई है। संध्या मतलब शाम, शम्स मतलब सूरज। क्या जोड़ी है। ऊपर वाला आप दोनों की जोड़ी को हमेशा बना के रखे, संध्या और जो बिटिया है उसको ऊपर वाली लंबी उम्र दे। आप लोगों का प्यार देखकर कई बार डर जाता हूँ, इतनी सारी उम्मीदें, तवक्को सब रखते हैं कि कहीं कभी कोई गलत ना हो जाए, इसीलिए। लेकिन ये आपका प्यार है जो हमेशा एक, क्या कहते हैं कि ऊर्जा देता कि और बेहतर करूं और अच्छा करूं। थैंक यू सो मच संध्या कल की मुलाकात के लिए, और मुझे सच में अच्छा लगा। एंड शमशाद, थैंक यू सो मच। तो ऊपर वाले से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा अच्छे रहें, साथ रहें, खुश रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, और ऊपर वाला बिटिया को लंबी उम्र दे।
थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।